अब एक अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ, हम ऐसा लोगों को दिखाते थे कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, हम लोगों को दिखाते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप ये कह रहे थे कि हम नादान हैं। हाँ, आप हमें उल्लू बना रहे हैं। हाँ, हमें यार ठीक है, अगर आपको लगता है हम उल्लू बन रहे हैं तो हम ठीक है उल्लू बन रहे हैं उनके सामने, लेकिन हमें भी समझ में आता है, हम भी मतलब बाहर से पढ़ लिख कर आए, हम भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मतलब आपने बेवजह बाप नहीं बनाए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मतलब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे लोग मंच से। कर रहे थे, लेकिन हमने उठाने नहीं दिया। 12 साल में पहली बार किसी ने सरकार से इस्तीफा लेकर दिखाया, तो इतनी बड़ी जीत के बाद हमसे लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब आपको सरकारें गिरानी होती है, तोड़नी होती है, आप रातों रात गिरा देते हो। आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, आप सैकड़ों करोड़ों फेंक देते हो एक रात में, और रातों रात आप इतने सारे एमपी एमएलए खरीद लेते हो, पार्टी स्विच करवा देते हो। लेकिन जहां पर मुआवजा देने की बात आती है पीड़ित परिवारों को, वहां पर आप कहते हो रूल्स और नॉर्म्स देखने होंगे। ये सारे रूल्स और नॉर्म्स जनता के लिए है क्या? तो ये चीज तो हम समझ नहीं पा रहे, और इसके ऊपर हम प्रेशर बनाते रहेंगे सरकार से, और जरूरत पड़ी तो हम फिर से आंदोलन भी करेंगे। उसका एक टाइम फ्रेम हम कल डिसाइड करेंगे। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया और दिल्ली पुलिस पैरों पर एम नहीं कर रही थी, सीधा सर पर एम कर रही थी। ऐसा लग रहा था क्लियर इंस्ट्रक्शन से कि इन बच्चों को इतना मारो कि इनकी हिम्मत ना हो पाए ये फिर से सरकार से सवाल करें। तो डिसेंट और डायलॉग की पटरी, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? और अगर रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसी सरकार से डायलॉग भी करना होगा। जो हमने किया, डायलॉग करके ही तो हमने इस्तीफा लिया। जो सबसे ब्यूटीफुल जो मोमेंट था सर मेरे लिए पर्सनली, यूनियन मिनिस्टर से एक 27 साल का सौरभ दास निगोशिएट कर रहा है, 30 साल का आशुतोष रांका निगोशिएट कर रहा है। मुझे बताइए आखिरी बार इंडिया में कब ऐसा हुआ? मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। बहुत बार अभिजीत ऐसे बच्चे दिखे जिनका ये कहना था कि मेरा परिवार भाजपा समर्थक है या मेरे पिताजी तो भाजपा में हैं, फिर भी मैं यहाँ आया/आई हूँ। वो लोग जो आपका फायदा उठाते हैं, जिनको चिन्हित आप कह रहे हैं आपने कर लिया था और फायदा नहीं उठाने दिया, उनको दूर रखना वो कितना जरूरी है। और अपने सिस्टम में अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया तो उसकी पहचान करना ये कितना जरूरी है। हम हैं 30 साल के, 29 साल के, 27 साल के, कहीं से भी आपको कोई सीनियर पर्सन दिखाने होगा डिसीजन मेकिंग में। और इसमें मैं आई वुड बी ग्रेटफुल टू सोनम सर ऑल्सो। वो भी हमेशा कहते थे तुम लोग पहले आपस में बात करो। अभी मैं पूछूंगा, आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद 10 महीने 15 महीने बाद कोई ऑफर आएगा, आपका मन चल जाए, आप चले जाएं, फिर मैं झुठलाऊं। किसी ऑफर को लेकर नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में, किसी ऑफर की वजह से नहीं जाएंगे। ये चीज मैं आपको पूरी गारंटी से आज कहता हूँ। और अगर मैं चला जाऊं कोई ऑफर लेकर, तो आप पहले होंगे जो मुझे आकर सवाल कर सकते हो और बोल सकते हो कि आपने कहा था कि आप कोई ऑफर ले लेंगे। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 5 अगस्त को अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी की एक मीटिंग रख रहे हैं। इस मीटिंग में यह तय होगा कि जंतर मंतर के बाद सीजेपी का भविष्य क्या है, आगे का प्रारूप क्या होगा, और अभी भी वो कौन सी चीजें हैं जो बच गई हैं, जो वादे किए गए और वो वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभिजीत दीपके हमारे साथ हैं, संस्थापक कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत, सबसे पहली बात तो मुझे पता चला कि अभी भी आपको ड्रिप विप चढ़ रही है। हाँ, रोज सुबह शाम ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, इसलिए ये बैंडेड लगा हुआ है हाथ पर, बिकॉज टाइफॉइड की वजह से अभी भी काफी वीकनेस है बॉडी में। और लोग मिलने आते हैं तो मैं पूरा दिन लोगों से मिल रहा हूँ, तो उसमें थकान काफी ज्यादा हो जाती है, तो बीच में थोड़ा डिजीनेस भी फील होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा एनर्जी फीवर भी आते जाते रहता है। अव्वल तो अपना ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अब ये जो मीटिंग हो रही है 5 अगस्त को संभाजी नगर में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें एजेंडा क्या है, क्योंकि आपसे उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जनता की। तो अगर आप ये बताना चाहें कि एजेंडे पर क्या होगा, चर्चा पर में क्या चीजें होंगी। जी सर, तो जिस तरीके से हमारा पहला ही आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है और इतने बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हुआ है कि आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं पूरे देश में फैल चुका था। देश का ऐसा एक राज्य नहीं है जहां पर इस आंदोलन से लोग जुड़े नहीं, रास्ते पर आकर प्रोटेस्ट नहीं करा। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो सरकार कहती कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, 12 साल में पहली बार किसी ने इस सरकार से इस्तीफा लेकर दिखाया। तो इतनी बड़ी जीत के बाद हमसे लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको समझते हुए हम चाहते हैं कि अभी हम थोड़ा रीग्रुप करें, फिर से जंतर मंतर पर जो हुआ उससे हम सीख ले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो उन पर भी नजर डालें, उनसे भी सीखे कि आगे जाकर कैसे ये गलतियां रिपीट नहीं हो सकती है। और उसके साथ हम कैसे अपना संगठन पूरे देश भर में एक्सपांड कर सकते हैं, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा
क्योंकि पूरे देश भर से हमें समर्थन मिला था, देश के हर कोने में, हर राज्य में सीजेपी के आंदोलन से लोग जुड़े थे, प्रोटेस्ट किया था। तो हमें कैसे पूरे देश भर में हम एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी फॉर्मल टीम्स हो सकती है, उसको लेकर हम कल मीटिंग करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही आगे जाकर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए उस पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिसनिंग टूर करें हम देश भर में, जहां से हम लोगों के बीच जाए, लोगों से समझे उनकी होप्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है और उनके कंसर्न्स क्या है। बिना ये समझे हम कोई भी चीज फाइनल नहीं करना चाहते, क्योंकि जंतर मंतर पर जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे एक्सपीरियंस जो रहा है, हमारी पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज के सारे लोग हैं जो चीजें संभाल रहे, वो कहीं ना कहीं जो यंगर जनरेशन है उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कंप्लीटली। और हमारे देश की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 60% लोग जो है वो 35 ईयर्स के नीचे आते हैं। तो ये जो यंगर जनरेशन है, इनको कोई एंगेज नहीं कर रहा है, इनसे कोई बात नहीं कर रहा है और ना ही इनके कंसर्न्स को कोई एड्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जो चीज करनी है वो इन लोगों को कंसल्ट करना है, इन लोगों से पूछना है, इन लोगों से समझना है कि ये लोग क्या चीज चाहते हैं, और उसके बाद ही हम हमारा एक फॉर्मल एजेंडा डिसाइड करेंगे। ठीक है अभिजीत, इससे जुड़ी हुई दो चीजें और। आप जब जंतर मंतर से हटे तो आपकी दो तीन मांग थी। उसमें से एक मांग थी कि पुलिसिया कार्रवाई जो 20 तारीख को हुई है उसमें एक्शन हो, वो नहीं हुआ। एक मांग थी कि आप मुआवजा दें उन लोगों को जिनकी जान गई, वो अभी तक नहीं हुआ है। एक मांग जो सबसे बड़ी थी इस्तीफे वाली, वो मांग ली गई। तो क्या 5 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ये बातचीत होगी, ये एजेंडे पर रहेगा कि हमारी उस मांग की एक टाइम फ्रेम क्या है? वरना तो अनंत काल तक चीजें चल सकती हैं। उसकी टाइम फ्रेम भी हम हमारी मीटिंग में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि सरकार यही कह रही है कि 1 करोड़ का मुआवजा देने के लिए कुछ रूल्स और नॉर्म्स हमें देखने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है, जब आपको सरकारें गिरानी होती है, तोड़नी होती है, आप रातों रात गिरा देते हो। आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, आप सैकड़ों करोड़ों फेंक देते हो एक रात में, और रातों रात आप इतने सारे एमपी एमएलए खरीद लेते हो, पार्टी स्विच करवा देते हो। लेकिन जहां पर मुआवजा देने की बात आती है पीड़ित परिवारों को, वहां पर आप कहते हो रूल्स और नॉर्म्स देखने होंगे। ये सारे रूल्स और नॉर्म्स जनता के लिए है क्या? तो ये चीज तो हम समझ नहीं पा रहे, और इसके ऊपर हम प्रेशर बनाते रहेंगे सरकार से, और जरूरत पड़ी तो हम फिर से आंदोलन भी करेंगे। उसका एक टाइम फ्रेम हम कल डिसाइड करेंगे। और दूसरी एक चीज है कि हम सरकार से लगातार कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर आप लोगों ने करी है गलत तरीके से, वो सारी एफआईआर वापस ली जाए, किसी भी स्टूडेंट को हरास ना किया जाए। उसके चलते उन्होंने बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वहां पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि एफआईआर जो है वो नहीं करी जाएगी। और कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत भी हुई हमारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई राज्य एफआईआर वापस लेना चाहता है तो उनको उसकी पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो सरकार जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इस चीज को टाल रहा था, अब उनके पास वो भी बहाना बचा नहीं है। ये तो लेकिन अभिजीत एक पहलू है। मेरा सवाल दूसरा था। 20 तारीख को पुलिस के और तंत्र के बहुत सारे लोग दिखे थे जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, जो लाठी लेकर के महिलाओं पर भांज रहे हैं, पैर की जगह छाती पर वार कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मार रहे हैं। ये सब चिन्हित हो चुके हैं, कैमरे में हैं। इनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स खुद कह रहा है कि हाँ हमसे एक्सेसेस कमिट हो गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज करी है इन लोगों ने, एक्सपायर्ड टीयर गैस। पैलेट गन्स की वजह से अभी भी एक स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटल में, उसकी आंख का ऑपरेशन चल रहा है, उसका विजन भी जा सकता है। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया, और दिल्ली पुलिस पैरों पर एम नहीं कर रही थी, सीधा सर पर एम कर रही थी। ऐसा लग रहा था क्लियर इंस्ट्रक्शन से कि इन बच्चों को इतना मारो कि इनकी हिम्मत ना हो पाए ये फिर से सरकार से सवाल करे। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लाठी चला रही थी, उससे तो यही लग रहा था। और इसके लिए हमने नहीं, तो मेरा सवाल यह है, आपने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया? हाँ, और ये कल डिस्कस होगा या नहीं? ऑफकोर्स डिस्कस होगा। इस पर भी हम काफी एग्रेसिव तरीके से इस मैटर को उठाने वाले हैं, और इसके लिए हमने साक्षी पोर्टल भी शुरू करा है। हमारी वेबसाइट पर जितने भी लोग हैं वो विजिट कर सकते हैं। साक्षी पोर्टल पर आपके पास कोई विजुअल्स होंगे जहां पर पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है आपके साथ या किसी और के साथ, वो विजुअल्स आप अपलोड कर सकते हैं। वहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स आप भर दीजिए। अभी तक हमारे पास 3000 से ज्यादा विजुअल्स आ चुके हैं, 500 लोगों से ज्यादा लोगों ने सबमिट किए हैं। और इन सभी विजुअल्स को लेकर हमने कपिल सिब्बल सर के साथ कोलैबोरेट किया, जहां पर वो हमें लीगली हेल्प करेंगे। और इन सारे पुलिस वालों के खिलाफ अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम इन पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट में घसीटेंगे।
ठीक है, तो आपने एक मोटा मोटा प्रारूप बता दिया। एक तो ओवरऑल एक्सपैंड करना अपनी संस्था को देश भर में, जा जाकर के छात्रों की सुनना। एक सवाल इससे ये आता है कि झारखंड का जब मुद्दा होता है तो क्यों अभिजीत दीपके उधर कम सुनते हैं या इधर दिल्ली में ज्यादा सुनते हैं, वो सवाल अभी पूछूंगा मैं आपसे। इसके अलावा पुलिस ब्रूटैलिटी का मुद्दा होगा और मुआवजे का मुद्दा होगा, अमंग अदर थिंग्स। ये चीज 5 तारीख का आपका एजेंडा है। इसको जुड़ा हुआ एक सवाल अभिजीत ये है कि कोई भी चीज करने के लिए आपको पैसे चाहिए, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो एक ऐसे वक्त में जब सरकार अभी एक एक अकाउंट खंगाल रही होगी अभिजीत जी, तो क्या ईमानदारी से जुटाया हुआ धन है आपके पास? नहीं तो आप जानते हैं कि कानूनी रूप से यह अपराध हो सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जांच अगर इल गॉटन वेल्थ हो आपके पास। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जांच करा लो हमारी। और दूसरी चीज जो है, हम अभी हमारे फाइनेंसियर्स के लिए क्राउड फंडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो सेटअप हो रहा है अभी अगले 1-2 हफ्ते में मुझे लगता है हो जाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकता, इतने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस सारे जो कहते हैं हम डोनेट करना चाहते हैं, आप टेंशन मतलब हम डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने खुद उन लोगों को अभी रोका हुआ है। मैंने कहा अभी रुकिए आप, क्योंकि अभी हम जैसे जंतर मंतर पर हो रहा था, कोई डोनेट करना चाहता था तो हम उन्हें कह देते थे कि आप जाकर खाना ले आओ, खाना डोनेट कर दो। अगर आपको कुछ डोनेट करना है आप रेनकोट लेकर आ जाओ, रेनकोट डोनेट कर दो। अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो आप टेंट खरीद लो और टेंट हमें दे दो। तो ये सब तब वही के वही हो रहा था, जहां पर हमें और पैसे लेने की जरूरत नहीं थी, जहां पर लोग खुद चीजें ला कर दे रहे थे। लेकिन अब आगे जाने के लिए हमें क्राउड फंडिंग पर हम रिलाई करेंगे और हम जो भी करेंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, और इसमें हम कहीं पर भी कुछ ऐसा गलत करेंगे नहीं। इसलिए मैं लोगों को रोक रहा हूँ, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनको भी मैं अभी रोक रहा हूँ। मुझे आपकी इंटरव्यू के पहले ही मैसेज आया था कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो बता दो। मैंने बोला अभी रुक जाओ, अभी जब हम क्राउड फंडिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम आपको डिटेल्स दे देंगे। और रही बात झारखंड की, झारखंड के स्टूडेंट से मैंने परसों ही बात की थी वीडियो कॉल पर, जहां पर मैंने उन्हें कहा था कि बस पीछे मत हटिए आप लोग, क्योंकि जंतर मंतर से जो एक सीख हमने सीखी है वो यही है, पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो जो उम्मीद नहीं थी वो भी हो जाता है। हमें भी उम्मीद नहीं थी इस्तीफा होगा, लेकिन हम लड़ रहे थे। हमारा बस था कि ट्राई करना है, कोशिश करनी है, लड़ते रहना है, और उसी के चलते जीत हो गई। तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनसे भी कहा पीछे मत हटना, अपने मांगों पर अड़े रहना, और आपकी जो भी डिमांड्स है वो हम कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमसे जो हेल्प हो सकती है वो हम सारी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है आप चले आइए, समर्थन करिए जी, फिजिकली। अब चलिए आपके ट्रिप चल रही है समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं, इस पर क्या हाँ, हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला, तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। और उसी के बाद हमारी मीटिंग जो करनी थी वो हमें पिछले हफ्ते ही करनी थी, लेकिन क्योंकि 36 दिनों का आंदोलन था, किसी को जरा भी आराम नहीं मिला था, तो लोग थोड़ा अपना घर चले गए थे, बीमार हो गए थे, सारे रिकवर कर रहे। रत्ना भी बीमार हो गई। रत्ना का कल ही मुझे मैसेज आया कि तू बीमार है, ये तो मीडिया में पता चल जाता है, हम लोग भी तो बीमार है, हमारे ऊपर कौन ध्यान दे रहा है। तो एवरीबडी इज रिकवरिंग, बट यस वी विल गो टू झारखंड वेरी सून। अभिजीत मुझे ये बताइए कि देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे ये पूछे कि क्या आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। जब जाना होगा तो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, अभी मैं पूछूंगा आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद 10 महीने 15 महीने बाद कोई ऑफर आएगा, आपका मन चल जाए, आप चले जाएं, फिर मैं झुठलाऊं, कोई फायदा नहीं है। गारंटी से कहता हूं, एक चीज मैं आपको गारंटी से कहता हूं, किसी ऑफर को लेकर नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में, किसी ऑफर की वजह से नहीं जाएंगे। ये चीज मैं आपको पूरी गारंटी से आज कहता हूं। और अगर मैं चला जाऊं कोई ऑफर लेकर, तो आप पहले होंगे जो मुझे आकर सवाल कर सकते हो और बोल सकते हो कि आपने कहा था कि आप कोई ऑफर नहीं लेंगे। नहीं, और इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा तो नहीं जाएंगे? हाँ, मुझे लगा आप वही कह रहे हो कि कहीं से ऑफर आ जाती है। हाँ, ऑफर से मेरा मतलब वो देखिए अब अरविंद केजरीवाल का मैं आपको उदाहरण दे दूं। 2012 का एक इंटरव्यू मुझे ही याद है उनका अन्ना आंदोलन में, जिसमें उन्होंने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले ही दिन मंच से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। तो लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बस जी आप कुछ कह रहे थे। इसमें एक तो चीज मैं एक फर्मली बिलीव करता हूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जितने ज्यादा पब्लिक प्रेशर ग्रुप हो उतना अच्छा है। उसमें मैं एक और चीज बिलीव करता हूं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और खास करके ऐसे दौर में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सीजेपी, हम 2 महीने पुराने लोग हैं। हम मजाक में शुरू की हुई एक मूवमेंट थे, हमें कहीं से आइडिया नहीं था ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा और इस मूवमेंट को इतना बड़ा सक्सेस पहले आंदोलन में मिलेगा, हमें कहीं से आइडिया नहीं था। और जिस तरीके की सक्सेस हमें मिली, जिस तरीके से लोग हमसे जुड़े, उसके बाद हमें ऐसा लगता है
कि एक सोशल मूवमेंट के पीछे जो लोग ज्यादा निकलेंगे, जहां पर लोग अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टियों से उठकर लोग जुड़ रहे एक कॉज के साथ। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अभी के लिए जो इंडिया को जरूरत है और जो एक अच्छा तरीका हो सकता है प्रेशर बनाने का, अकाउंटेबिलिटी वापस लाने का, रिफॉर्म्स को पुश करने का, वो एक सोशल मूवमेंट हो सकती है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। तो अभी आज की डेट में आप सीजेपी को परिभाषित करेंगे समाज में एक प्रेशर ग्रुप की तरह, जो सत्ता के कान तक बात पहुंचाने का काम करेगा। और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एक डेमोक्रेसी में, कान तक बात पहुंचाना ही जरूरत पड़ी तो कान पकड़ के थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी दिलवाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब वो तो कर ही डाली, मतलब एक इस्तीफा तो ले ही लिया, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को परिभाषित कैसे करते हैं। तो आपका ये कहना है कि आप समाज के एक प्रेशर ग्रुप की तरह हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अकेले तो प्रेशर ग्रुप है नहीं, आपसे पहले भी लोग थे, आपके बाद भी लोग आएंगे। ऐसे में सीजेपी अपने आप को कहां देखती है? सीजेपी, उसको एक इंग्लिश में कहा जाता है ना, अ मोमेंट इन टाइम। सीजेपी इज जस्ट दैट, और ऐसा ही होना चाहिए। आज हमने जो मुद्दा उठाया वो रिलेवेंट है, आज हम रिलेवेंट है, कल को हम रिलेवेंट नहीं होंगे, कल को सीजेपी रिलेवेंट नहीं होगी, कल को हमारे चेहरे रिलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि कल को कोई और चेहरे आ जाएंगे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी जो उस टाइम के लिए ज्यादा रिलेवेंट होगी, उस टाइम को ज्यादा बेटर तरीके से समझती है, उस टाइम की जो जनरेशन रहेगी, डेमोग्राफी रहेगी, उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझती है। और मुझे लगता है कि इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, खानदानी अधिकार नहीं है कि आप ही लोगों को हक है हर मुद्दे पर लड़ने का, आप ही लोगों को है आंदोलन करने हक है आंदोलन करने का, या आप ही लोगों को हक है जनता की आवाज बनने का। मुझे ऐसा लगता है जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे, बस सीजेपी नहीं, कोई और भी बनाना चाहता है वो भी बनाए, जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे उतना इस देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। सीजेपी से ही निकल करके कुछ लोग और बनाने लगे तो उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, बट हो भी जाए तो मैं उम्मीद करता हूं वो जो विरोधी पक्ष उनके साथ ना जाए, जो सत्ता में बैठे हुए उनके साथ ना जाए, बस जनता की आवाज बने रहे। एक चीज मुझे और मन में आ रही थी और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, होता क्या है ना कि जब भी कोई चीज लोकप्रिय होती है, और खासतौर से दिल्ली में, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं 24-25 साल के, मैंने कई बार देखा है कि आंदोलनों के साथ और मूवमेंट्स के साथ और राजनीतिक दल में जो कॉज है उससे ज्यादा कुछ लोग चिपक जाते हैं। Yes. और ये चिपकन फिर आपके, जरूरी नहीं है कि वो आपके एजेंडे के हिसाब से चले। बहुत सारे लोगों ने सीजेपी को लेकर के और स्टूडेंट्स को लेकर के चेताया भी कि आपकी आंदोलन की पवित्रता आपके हाथ में है, जस्ट टू सीक सपोर्ट। ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्रेशर ग्रुप से सपोर्ट ले लें कि फिर आप अपना एजेंडा छोड़ करके उनका एजेंडा चलाने लगे। अरे नहीं, बिल्कुल ये मन में आया है ख्याल? हमारे साथ ख्याल नहीं आया। हमारे साथ जब हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तब भी ऐसा हो रहा था, तब भी कुछ लोग आ रहे थे, ऐसी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम एक देखा जाए बच्चे जरूर है, लेकिन इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि हमें समझ में ना आए हमें कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीजें तो हम समझ लेते हैं। मतलब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे लोग, मंच से कर रहे थे, लेकिन हमने उठाने नहीं दिया। नाम पूछ सकता हूं? नहीं, नाम मैं डिस्क्लोज क्यों करूं मैं किसी का। यहां मैंने भी बच्चा समझ लिया है। एग्जैक्टली। और अभिजीत दीप के खेल गए। संकेत सर, मेरे ऊपर जो आरोप लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी में पहले काम करा है, आम आदमी पार्टी में काम करा है, वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होने की वजह से कहीं ना कहीं मुझ में वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे बात करना, और किसके क्या पॉलिटिकल इंटेंशंस है, वो मैं थोड़ा समझ पा रहा था। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इस मूवमेंट को जो है कहीं से भी हाईजैक नहीं होने दिया, किसी को भी, या कहीं से भी किसी के थ्रू हमने इसको इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। बिकॉज एक्सपीरियंस होने के कारण एक लोगों की परख तो हो गई है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी से जुड़ी हुई मैं बात ये पूछना चाहता हूं आपसे, संभवतः मेरा आखिरी सवाल। देखिए, लोकतंत्र में 2 डी पे चलता है। पहला डी है डिसेंट, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो डिसेंट, लेकिन फिर नतीजा दूसरे डी से ही निकलेगा जो है डायलॉग। यस। तो डिसेंट और डायलॉग की पटरी, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? और अगर रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसी सरकार से डायलॉग भी करना होगा लगातार। जो हमने किया डायलॉग करके ही तो हमने इस्तीफा लिया। और मुझे लगता है जो सबसे ब्यूटीफुल जो मोमेंट था सर मेरे लिए पर्सनली, वो ये था, यूनियन मिनिस्टर से एक 27 साल का सौरभ दास निगोशिएट कर रहा है, 30 साल का आशुतोष रांका निगोशिएट कर रहा है। मुझे बताइए आखिरी बार इंडिया में कब ऐसा हुआ? मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा
मे बी बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ होगा जब सारे फ्रीडम फाइटर्स काफी यंग थे, बट इवन उसमें भी मुझे लगता है इतनी यंग एज में कोई इतने बड़े पावरफुल लोगों के साथ बैठकर डायलॉग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये जो सीजेपी ने कर दिखाया दैट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी मच नीडेड फॉर द कंट्री, जहां पर 27 साल के बच्चे 30 साल के बच्चे यूनियन मिनिस्टर के साथ बैठकर निगोशिएट कर रहे हैं, और जहां पर यूनियन मिनिस्टर कह रहे हाथ तो मिला लीजिए हमसे। तो यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। नहीं, मैंने वो देखा और बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखी कि क्योंकि हाथ यूं है, बिल्कुल एकदम सख्ती से पेश आया जा रहा है। ये सब सोच के गए थे या वहां हो गया? नहीं, ये तो मतलब पहली बार मिल रहे थे सर, सोचकर कौन जाता है। पहली बार मिल रहे थे किसी यूनियन मिनिस्टर से ये लोग भी, सौरभ और आशुतोष। इसी से जो सवाल है और वो यही है कि आपके आंदोलन में बहुत बार अभिजीत ऐसे बच्चे दिखे जिनका ये कहना था कि मेरा परिवार भाजपा समर्थक है, या मेरे पिताजी तो भाजपा में हैं लेकिन मैं फिर भी, या फिर मेरा परिवार घंघोर बीजेपी वोटर है फिर भी मैं यहां आया/आई हूं। अब अगर आपकी राजनीतिक मंशाएं दिख जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक, मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर ये जो जिस पवित्रता से लोग जुड़े हैं ना, उनको फिर राजनीतिक मंशाएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरा यह सवाल है कि वो लोग जो आपका फायदा उठाते हैं, जिनको चिन्हित आप कह रहे हैं आपने कर लिया था और फायदा नहीं उठाने दिया, उनको दूर रखना वो कितना जरूरी है, और अपने सिस्टम में अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया तो उसकी पहचान करना ये कितना जरूरी है? ये तो बहुत जरूरी है सर। हम पहले दिन से हम इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कोई भी इंसान ऐसा ना घुस पाए डिसीजन मेकिंग में जो कहीं से भी इन्फ्लुएंस कर सकता है या अपना एजेंडा चला सकता है। इसलिए हमने जो डिसीजन मेकिंग रखी थी वो सारे बच्चों के हाथ में ही रखी थी, जो हम है 30 साल के, 29 साल के, 27 साल के। कहीं से भी आपको कोई सीनियर पर्सन दिखाने होगा डिसीजन मेकिंग में। और इसमें मैं आई वुड बी ग्रेटफुल टू सोनम सर ऑल्सो। वो भी हमेशा कहते थे तुम लोग पहले आपस में बात करो, फर्स्ट यू गाइस डिसाइड देन कम टू मी एंड देन लेट मी नो व्हाट यू हैव डिसाइड। उस पर मेरे कुछ इनपुट्स रहेंगे तो वो मैं दे दूंगा। तो इसकी वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग टीम था उसमें कहीं से भी हमने इन्फ्लुएंस नहीं किया। बाकी अब एक अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ, हम ऐसा लोगों को दिखाते थे कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, हम लोगों को दिखाते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बताएं, आप ये कह रहे थे कि हम नादान हैं। हाँ, हम ऐसा बना रहे हैं। हाँ, हमें ठीक है, अगर आपको लगता है हम उल्लू बन रहे हैं तो हम ठीक है उल्लू बन रहे हैं उनके सामने, लेकिन हमें भी समझ में आता है, हम भी मतलब बाहर से पढ़ लिख कर आए, हम भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बाहर से पढ़ना एक अलग विवाद है, लेकिन खैर वो दूसरे दिन के लिए। पर मेरे सारे लेटर्स मेरे पास है, स्कॉलरशिप का लेटर है, एजुकेशन लोन का लेटर है, वो मैं सारा पब्लिक करने को तैयार हूं, बस मोदी जी भी अपनी डिग्री दिखा दे। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए ये देन दीज आर साइड ट्रैक्स। हाँ, ये तो क्या है कि आप पर्सनैलिटी पे चले गए, और मेरा हमेशा से मानना है पहले दिन से, योर मैसेज हैज टू बी मोर इम्पोर्टेंट। मैसेंजर शुड नॉट बी बिगर देन द मैसेज। हाँ, अरे वाह, आई रिमेंबर दैट। मैं आपके शो देखता हूँ, आई टेक इट एज अ फीडबैक। आप जो भी कहते हो मैं उसको एज अ फीडबैक लेता हूँ। नहीं, लेकिन मेरी मंशा पत्रकारिता है, मेरी मंशा आपको सुझाव देना या सुधारना नहीं है। मैं आपके साथ साथ और भी जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं वो सुनने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज पहली बार हम पब्लिक मूवमेंट कर रहे इतने बड़े लेवल का, तो ऑब्वियसली वी नीड टू लिसन टू ऑल द एक्सपर्ट्स एंड जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, तभी तो जाकर हमें समझेगा हम क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, आपको जो सीनियर लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम बच्चे ही थे, सीनियर लोगों का, भाई सीनियर हो सकता है बड़प्पन में भी कोई चीज सही बता रहा हो, लेकिन आपका ये कहना है कि आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सा आदमी सीनियरिटी का फायदा उठा करके अपना लाभ बटोरने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तो उसमें भी हम जो अच्छी चीजें थी जो हमारे फायदे की थी हम वो सुन लेते थे ना। जिस चीज में हमारा फायदा ही नहीं है वो हम क्यों सुने। मतलब आपने बेवजह बाप नहीं बनाए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। समझ गया। चलिए, तो हम लोग फिर साइड ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन अब 5 अगस्त की जो मीटिंग होगी उसमें सीजेपी का अगला प्रारूप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दीप के वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।